पहाड़ों के किनारे बसा शिवग्राम नाम का एक गांव था। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन रामू के लिए यही मुसीबत नहीं थी। रामू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामू ने अपने हाथों से जब कफन उठाया तो देखा और जोर जोर से रोने लगा। रामू के सामने उसकी पत्नी की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रही उसकी पत्नी को सांप के काटने से खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवानी पड़ी थी। हे भगवान, तूने मुझ गरीब के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? तुझे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया? मैं अपनी इन दोनों बच्चियों को कैसे पालूंगा? उसकी छोटी बेटी 7 साल की थी और बड़ी बेटी 13 साल की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बेटियों की जिम्मेदारी रामू के ऊपर आ गई थी। सहारे के नाम पर रामू के पास छोटी मोटी सब्जियों की दुकान थी। रामू सब्जी बेचकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किसी तरह करता था। एक दिन रामू के पास गांव के मुखिया की पत्नी गौरी आई। सुनो रामू, सीता मुझसे 5,000 रुपए उधार लेकर गई थी और बोली थी कि काम करके एक एक पैसा लौटा देगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। तो अब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो। क्या? कौन सा कर्ज? कैसा कर्ज? सीता ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सुनो रामू, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम्हें सब पता है। सीता ने घर बनवाने के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं अभी। आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं धीरे धीरे करके आपका कर्ज चुका दूंगा। रामू की बात सुनकर मुखिया की पत्नी वहां से चली जाती है। रामू के पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था, जिसमें वह अपनी दोनों बेटियों के साथ रहता था। धीरे धीरे एक और महीना बीत गया। दिन रात बर्फीली हवाएं चल रही थीं। सूरज ने अपनी चमक दिखाना भी बंद कर दिया था। मुखिया ने एक दिन रामू के दरवाजे पर दस्तक दी। रामू, तुम लोगों के साथ थोड़ी दया क्या दिखा दी? तुम लोग सिर पर चढ़ने लगते हो। मेरे पूरे 5,000 रुपए अभी के अभी निकालो। बेचारा रामू मुखिया के सामने अपनी सारी परेशानियां बताने लगा और उनसे मिन्नतें करने लगा। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। सब्जी बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो रहा है। मुखिया जी, ठंडी गुजर जाने दीजिए, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। ठंडी गुजर जाने के बाद क्या तेरी लॉटरी लग जाएगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे पैसे मुझे अभी चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो अपनी दोनों बेटियों को मेरे घर काम करने के लिए भेज दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा यह घर अपने कब्जे में कर लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? कहेंगे कि अगर कर्ज चुकाने की औकात नहीं थी तो कर्ज लिया ही क्यों। पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी होगी। मैं अपनी फूल जैसी बेटियों को काम करने के लिए भेजने के बजाय इस घर को छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी यह शर्त नहीं मानूंगा। अगर तुम्हें लोगों की इतनी ही चिंता है तो मेरा कर्ज चुका दे, नहीं तो यह घर मुझे दे दे। मुखिया जी, इतनी सर्दी हो रही है, अगर मैंने आपको यह घर दे दिया तो हम सिर कहाँ छुपाएंगे? रहम कीजिए मुखिया जी हम पर, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन मुखिया जी पर रामू की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने आदमियों से कहा और रामू का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। रामू अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल गया। मुखिया ने रामू के घर पर ताला लगवा दिया। छोटी बेटी गुड़िया ने कांपते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुखिया जी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या अब हम अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं अपनी दोनों बेटियों की रक्षा कैसे करूंगा? इतनी ठंड में कहीं इन दोनों की तबीयत खराब न हो जाए। तू बहुत निर्दयी है भगवान, हम गरीबों की तो कभी नहीं सुनता। पिताजी, मुखिया जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम सब मिलकर अपना नया घर बनाएंगे। बेटी, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पिताजी, हमें घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मेहनत करके घास फूस से अपना घर बना लेंगे। रामू और उसकी बड़ी बेटी पायल पूरे गांव में घूम घूम कर किसी तरह बांस और घास फूस का इंतजाम करते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद शाम तक उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। तीनों लोग उस घर में रहने के लिए चल देते हैं।
रात को जब तीनों सोने लगे तो उनकी छोटी बेटी गुड़िया ठंड के मारे रोने लगी। मत रो बेटी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये सर्दी का मौसम गुजर जाएगा। लेकिन पिताजी, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बाहर की ठंड कंबल के अंदर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारी मेरी जान चली जाएगी। गुड़िया, बस आज रात की बात है, किसी तरह सो जा, कल सुबह ठंड से बचने का इंतजाम करेंगे। पिताजी, गांव के पास जो तालाब है उसमें अभी थोड़ा सा ही पानी बचा है। हम सब उस तालाब से गीली मिट्टी लाकर अपने घर पर लेप लगा देंगे ताकि बर्फीली हवाएं झोपड़ी के अंदर न आ सके। हम अपनी झोपड़ी को मिट्टी का घर बना देंगे। रामू और उसकी बेटियों ने मिट्टी इकट्ठा करना शुरू किया। पायल अपने नन्हे नन्हे हाथों से झोपड़ी की दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाने लगी। उसकी छोटी बहन गुड़िया और रामू भी उसकी मदद करने लगे। शाम तक तीनों ने मिलकर मिट्टी का घर तैयार कर लिया। रात को खाना खाने के बाद गुड़िया ने कहा, दीदी, मिट्टी का लेप लगाने से अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही। बेटा, ये सब पायल की दिमाग का कमाल है। पिताजी, हमारा मिट्टी का घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसे बनाने में एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ। हाँ बेटा, हमारा मिट्टी का घर गांव में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मिट्टी से इतना सुंदर घर बन सकता है। दूसरे दिन गांव में आने जाने वाले लोगों ने रामू के मिट्टी का घर देखा और बातें करने लगे। भाई, मिट्टी से कितना सुंदर घर बना लिया इन लोगों ने। हाँ भाई, और वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। मैंने सुना है कि इसकी बड़ी बेटी ने अपनी मेहनत और समझदारी से ये घर बनाया है। काश सबके घरों में ऐसी ही होनहार बेटी हो, ताकि गरीब माँ बाप अपनी बेटी को लेकर चिंतित न रहें। धीरे धीरे रामू के मिट्टी के घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। दूर दूर से लोग रामू का घर देखने आने लगे। एक दिन रामू के घर शहर से एक आदमी आया। क्या रामू जी यही रहते हैं? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं शहर से आया हूँ। सरकार को यह खबर मिली है कि आप लोग मिट्टी से बहुत सुंदर घर बनाते हैं। सरकार गांव के गरीबों के लिए इसी तरह के मिट्टी के घर बनवाना चाहती है। इसलिए सरकार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। यह बात सुनकर पायल बहुत खुश हुई। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। अरे पायल बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम अपनी तरफ से सरकार की पूरी मदद करेंगे। उसके बाद सरकार ने रामू के गांव के अलावा दूसरे गांवों में भी गरीब लोगों के लिए मिट्टी के घर बनवाने शुरू किए। यह काम रामू को सौंपा गया। पायल, गुड़िया और रामू ने मिलकर इस काम में पूरी मेहनत की। धीरे धीरे मिट्टी के घर बनाने की मांग गांव से लेकर शहर तक बढ़ने लगी। पायल बेटी, तुम्हारी मिट्टी के घर की समझदारी ने हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी। अब लोग हमसे घर बनवाने की मांग लेकर आने लगे हैं। हमारी गरीबी भी दूर हो गई है। पिताजी, इसका आधार तो मुखिया जी के फैसले को जाता है। अगर उन्होंने हमें घर से बाहर न निकाला होता तो मिट्टी के घर बनाने का ख्याल हमारे मन में कभी न आता। पायल बेटी, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।